एक बार की बात है, भारत में एक कॉफ़ी बागान मालिक हुआ करता था जो कॉफ़ी की खेती के लिए जंगल की कुछ ज़मीन साफ करना चाहता था। जब उसने सारे पेड़ काट दिए और झाड़ियों को जला दिया, किंतु हट फिर भी बचे रह गए। डायनामाइट महंगा होता है और आग अपेक्षाकृत धीमी होती है। ऐसे में ठूंठों को हटाने का सहज माध्यम सभी जानवरों का राजा हाथी ही होता है। वह ठूंठ को या तो अपने दांतों से उखाड़ देगा अगर उसके दांत हुए तो, या उसे रस्सियों से बांधने पर खींचकर जमीन से बाहर निकाल देगा। इसलिए उस बागान मालिक ने एक एक, दो दो एवं तीन तीन के हिसाब से हाथी मंगवाए और काम पर लगा दिया। उनमें सबसे अच्छे हाथी का महावत सबसे खराब था और उस श्रेष्ठ हाथी का नाम मोतीगज था। वह अपने महावत की पूरी मिल्कियत था, जो देसी राज में कभी संभव न होता, क्योंकि मोतीगज जैसे जीव के लिए राजा लोग लालायित होते और उसके नाम का मतलब था मुक्ता हाथी। देश में चून की अंग्रेजी हुकूमत थी, इसलिए महावत दीसा अपनी इस संपत्ति का उपयोग बिना किसी दखल के कर सकता था। वह आरामपस्त इंसान था। जब वह अपने हाथी के द्वारा काफ़ी पैसा कमा लेता तो बहुत ज़्यादा पीता और मोतीगज के आगे के पैरों के कोमल नाखूनों को तंबू के खूंटे से पीटता था। ऐसे मौक़ों पर मोतीगज ने कभी दीसा को कुचलकर मारा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि पिटाई के बाद दीसा उसके सूंड से लिपट जाएगा, रोएगा और उसे अपना प्यार तथा अपनी जिंदगी एवं अपने जिगर का टुकड़ा कहेगा और उसे शराब पिलाएगा। मोतीगज शराब का बहुत शौकीन था। उसकी पसंद थर्रा शराब थी, मगर और कुछ बेहतर न मिले तो वह ताड़ी भी पी लेता था। तब दीसा उस मोतीगज के अगले पैरों के बीच सो जाता था और दीसा अक्सर ही आम रास्तों के बीचों बीच अपने लिए जगह चुनता था, क्योंकि मोतीगज उसकी पहरेदारी करता था और किसी घोड़े या गाड़ी को वहां से निकलने नहीं देता था। इस तरह वहां तब तक भारी जाम लगा रहता था जब तक दीसा को यह माकूल नहीं लगता कि उसे जाग जाना चाहिए। बागान मालिक की जंगल वाली साफ की जा रही जमीन पर दिन के समय बिल्कुल भी सोना नहीं हो पाता था। पगार इतनी ज्यादा थी कि उसे खतरे में भी नहीं डाला जा सकता था। अतः दीसा वहां मोतीगज की गर्दन पर बैठ जाता और उसे हुक्म देता था। जब मोतीगज ठूंठ उखाड़ता रहता था, क्योंकि उसके दो शानदार दांत थे, या रस्सी के छोर पर जोर लगाता था, क्योंकि उसके दो शानदार कंधे थे, जबकि दीसा उसके कानों के पीछे पैर मारता और कहता था, तुम हाथियों के राजा हो। शाम के समय मोतीगज अपना 300 पौंड चारा चौथाई गैलन दारू के साथ गटक जाता था और दीसा एक हिस्सा लेकर मोतीगज के पैरों के बीच गाते गाते सो जाता था। दीसा हफ्ते में एक बार मोतीगज को नदी पर ले जाता था और मोतीगज वहां छिछले तट पर बड़े मजे में करवट से लेट जाता था, जबकि दीसा जूट के पुचारे और ईंट से रगड़ रगड़ कर उसे नहलाता था। मोतीगज ईंट की रगड़ और पुचारे के थपेड़े के फर्क को समझने में कभी गलती नहीं करता था, जो इस बात का इशारा होता था कि अब उसे उठकर दूसरी करवट लेटना है। फिर दीसा उसके पैरों को देखता और उसकी आंखों की जांच करता तथा उसके कानों के सिरों को पलटकर देखता था कि उनमें कहीं कोई जख्म तो नहीं या आंखों में कोई परेशानी तो नहीं होने वाली। जांच हो जाने के बाद दोनों सागर से आने वाला गीत छेड़ देते थे। मोतीगज का बदन स्याह काला व चमकदार था और वह 12 फीट लंबी पेड़ की डाली को अपनी सूंड में लहराता था तथा दीसा अपने लंबे गीले बालों में गांठ बांध लेता था। यह एक शांतिपूर्ण और अच्छी पगार वाली नौकरी थी। अब फिर दीसा को खूब पीने की हुड़क उठी। उसे मस्ती करने की इच्छा हुई। शराब के इन छोटे छोटे छूटों से कुछ भी नहीं होता था और ये तो उसे उसकी मर्दानगी छीन रहे थे। वह बागान मालिक के पास गया और रोते रोते उससे बोला, मेरी माँ मर गई है। वह तो 2 महीने पहले पिछली बागबानी में ही मर गई थी, और वह एक बार पहले भी मरी थी, जब तुम पिछले साल मेरे यहाँ काम कर रहे थे। बागान मालिक ने कहा। उसे देहाती लोगों के ऐसे तौर तरीकों की थोड़ी जानकारी तो थी ही। तो फिर मेरी काकी मर गई है और वह मेरे लिए माँ जैसी ही थी। दीसा ने और भी जोर से रोते हुए कहा, वह 18 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गई है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और मुझे ही उनके छोटे छोटे पेट भरने होंगे। दीसा ने फर्श पर अपना सिर पटकते हुए कहा, ये खबर कौन लाया? बागान मालिक ने पूछा। डाक। दीसा ने कहा, पिछले हफ्ते से यहाँ कोई डाक ही नहीं आई। वापस अपने डेरे पर जाओ। मेरे गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई है और मेरी सारी बीवियां मर रही हैं। दीसा चिल्लाया। इस बार उसकी आंखों में सचमुच आंसू थे। दीसा के गांव के चिहुन को बुलाओ। बागान मालिक ने कहा, चिहुन, इस आदमी की कोई बीवी है? इसकी। चिहुन ने कहा, नहीं, हमारे गांव की तो कोई औरत इसे देखने वाली भी नहीं। उससे पहले तो वे हाथी से शादी कर लेंगी। चिहुन ने गुस्से में कहा। दीसा रोता और बिलखता रहा। तुम अभी किसी मुश्किल में पड़ जाओगे। बागान मालिक ने कहा, जाओ, जाकर अपना काम करो। अब मैं भगवान कसम सच कहूँगा। दीसा ने कहा, मैंने 2 महीनों से पी नहीं है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ताकि इस पाक बागान से दूर कहीं जाकर ढंग से पी सकूँ। इस तरह मैं आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाऊंगा। बागान मालिक के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। दीसा, उसने कहा, तुमने सच कहा है और अगर तुम अपनी गैर हाजिरी के लिए मोतीगज का कोई इंतजाम कर सको तो मैं तुम्हें अभी के अभी छुट्टी दे दूंगा। तुम जानते हो, वह तुम्हारे अलावा किसी का हुक्म नहीं मानेगा। जुग जुग जिए। मैं बस 10 ही दिन के लिए गैर हाजिर रहूंगा। उसके बाद मैं सच में लौट आऊंगा।
जहाँ तक इस छुट्टी के समय का सवाल है तो क्या हुजूर मुझे मोती गज को बुलाने की इजाज़त देंगे? इजाज़त दे दी गई और दीसा की तेज व तीखी पुकार पर वह भव्य हाथी पेड़ों के झुरमुट की छाया से निकलकर झूमता हुआ बाहर आया, जहाँ वह अपने मालिक के आने के इंतजार में अपने बदन पर धूल का छिड़काव कर रहा था। मेरे दिल के चिराग, पियक्कड़ के बचावनहार, ताकत के पहाड़, मेरी तरफ कान दो, दीसा ने उसके सामने खड़े होकर कहा। मोती गज ने उसकी तरफ कान दिया और अपनी सूनर से सलाम किया। मैं जा रहा हूँ, दीसा ने कहा। मोती गज की आंखों में चमक आ गई। उसे सैर सपाटे भी अच्छे लगते थे और अपना मालिक भी। उस दौरान सड़क किनारे से तमाम तरह की बढ़िया चीजें चखी जा सकती थीं। मगर तुमको यहीं रुककर काम करना होगा। मालिक का यह आदेश सुनकर मोती गज की आंखों की चमक मर गई। उसे ठूंठ उखाड़ने से चिढ़ थी। इससे उसके दांत दुख जाते थे। मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, हे सुखदायक। अपना पास वाला अगला पैर ऊपर करो ताकि मैं इस बात को उस पर जमा। सूखे गंदले पोखर के मस्सों से भरे टोड़। दीसा ने तंबू का एक खूंटा लिया और मोती गज के नाखूनों पर 10 बार मारा। मोती गज कराहा और एक से दूसरे पैर पर मचलता रहा। 10 दिन, दीसा ने कहा, तुम्हें काम करना होगा और पेड़ों को हटाना और उखाड़ना होगा, जैसा भी यहाँ ये चिहुन तुमसे करने को कहेगा। चिहुन को उठाकर अपनी गर्दन पर बिठाओ। मोती गज ने अपनी सूंड के सिरे को मोड़ा। चिहुन ने वहां अपना पैर रखा और मोती गज ने उसे उठाकर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। दीसा ने लोहे का भारी अंकुश चिहुन को थमा दिया। चिहुन ने मोती गज के गंजे सिर को इस तरह थपथपाया जैसे कोई खजा तैयार करने वाला पत्थर को थपथपाता है। मोती गज ने एक चिंगाड़ मारी। शांत हो जाओ, जंगल के राजा। चिहुन 10 दिन के लिए तुम्हारा महावत है। और अब मुझे विदा दो, मेरे जिगरी दोस्त। हे मेरे प्रभु, मेरे राजा। सभी हाथियों के रत्न, अपने झुंड के कमल। अपनी सेहत का ख्याल रखना और हाँ, शराफत से रहना। विदा। मोती गज ने दीसा को अपनी सूंड में लपेटा और 2 बार हवा में झुलाया। दीसा को विदाई देने का यह उसका अपना तरीका था। अब यह आपका काम करेगा। दीसा ने बागान मालिक से कहा, अब तो मुझे जाने की इजाज़त है। बागान मालिक ने हाँ में सिर हिला दिया और दीसा जंगल में घुस गया। मोती गज वापस ठूंठ उखाड़ने चला गया। चिहुन उसके साथ बहुत दयालुता का बर्ताव करता था, मगर वह फिर भी दुखी और खोया खोया सा महसूस करता था। चिहुन उसे मसालेदार लड्डू देता तथा उसे गर्दन के नीचे सहलाता था। चिहुन का नन्हा बच्चा काम खत्म होने पर उससे मीठी मीठी बोली में बोलता था और चिहुन की बीवी उसे प्यार से बुलाती थी, मगर मोती गज दीसा की तरह फितरत से कुंवारा ही था। वह घरेलू जज्बात को नहीं समझता था। वह तो अपनी दुनिया के चिराग को वापस अपने पास चाहता था, वही पीना और पीकर सोना, वहशी पिटाई और वहशी सहलाहटें। फिर भी उसने अच्छे ढंग से काम किया और बागान मालिक उसके काम से चकित होता रहा। दीसा सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा। फिर उसे अपनी जाति की एक बारात मिल गई और पीते, नाचते व धुत होते उसे समय बीतने का ध्यान नहीं रहा। 11वां दिन आ पहुंचा और दीसा नहीं आया। मोती गज की रस्सियां खोल दी गई कि वह अपना रोज का काम करे। वह रस्सियों से आज़ाद हो गया। उसने इधर उधर देखा, अपने कंधे सिकुड़े और वहां से इस तरह जाने लगा मानो उसे कहीं और काम हो। हे ओ, वापस आओ, चिहुन चिल्लाया, वापस आओ और मुझे अपने ऊपर बिठाओ, कुजन में पहाड़। वापस आओ, अरे पहाड़ी ढालों की शान, पूरे भारत की शान, चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे मोटे अगले पैर के सारे नाखून बजा दूंगा। मोती गज ने हल्के से गड़गड़ाहट की आवाज निकाली, मगर उसने चिहुन का कहना नहीं माना। चिहुन एक रस्सी लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसने उसे जा पकड़ा। मोती गज ने अपने कान आगे कर लिए, जिसका मतलब चिहुन को पता था, हालांकि उसने ऊंचे स्वर में बोलते हुए उसे ले जाने की कोशिश की। मेरे साथ तुम्हारी कोई बेवकूफ़ी नहीं चलेगी, उसने कहा, अपने ठिकाने पर चलो, शैतान की औलाद। गर्र। मोती ने बस इतना कहा और उसने अपने कान आगे कर लिए। मोती गज ने जेबों में हाथ डाले, एक डाल से अपने दांत कुरेदे और जंगल के उस साफ हिस्से पर अभी अभी काम पर लगे दूसरे हाथियों का मजाक उड़ाता हुआ टहलने लगा। चिहुन ने बागान मालिक को इस बारे में बताया तो वह एक कोड़ा लेकर बाहर आया और उसे गुस्से से फटकारने लगा। मोती गज ने अभिवादन में उस गोरे को उस साफ हिस्से पर 4 मील दौड़ा लिया और गर्र के साथ उसे बरामदे में खदेड़ दिया। फिर वह मकान के बाहर खड़ा होकर मन ही मन हंसने लगा और एक हाथी की तरह ही मजा लेने में उसका पूरा शरीर हिलने लगा। हम इसकी धुनाई करेंगे, बागान मालिक ने कहा, इसकी ऐसी धुनाई होगी जैसी कभी किसी हाथी की नहीं हुई होगी। काला नाग और नाजिम को 12 फीट की एक एक जंजीर दो और उनसे कहो कि इसे 20 बार मारें। काला नाग और नाजिम वहां के 2 सबसे बड़े हाथी थे और उनका एक काम दूसरे हाथियों को भारी सजाएं देना भी था, क्योंकि कोई भी इंसान किसी हाथी को ठीक से पीट नहीं सकता। दोनों ने अपनी सूनर में उन जंजीरों को पकड़ा और उन्हें बजाते हुए मोती गज की ओर बढ़े। वे उसे अपने बीच में धकेलना चाहते थे। मोती गज ने अपनी 39 साल की जिंदगी में कभी कोड़े नहीं खाए थे। वह नए नए अनुभव नहीं करना चाहता था, इसलिए वह इंतजार करने लगा।
अपने सिर को दाएं बाएं झुलाता रहा और काला नाग की मोटी बगल से ठीक उस जगह की पैमाइश करता रहा जहां एक भोथरा दांत सबसे गहरा घुस सकता था। काला नाग के दांत नहीं थे, जंजीर ही उसकी ताकत थी, मगर उसने सही अंदाजा लगाते हुए आखिरी मिनट में झूमकर मोती गज से बहुत दूर हो जाने का फैसला किया और ऐसा जताया कि वह जंजीर तो वह मनोरंजन के लिए लाया था। नाजिम पीछे घूमकर जल्दी अपने बाड़े में चला गया। उस सुबह वह खुद को लड़ने में असमर्थ पा रहा था और इस तरह मोती गज वहां अकेला खड़ा रह गया। अब उसके कान खड़े हो गए थे। इससे बागान मालिक ने भी आगे कोई बहस न करने का फैसला कर लिया और मोती गज अपनी मस्त चाल में जंगल की उस साफ जगह का मुआयना करने चल दिया। जो हाथी काम न करे और जो बंधा न हो उसे संभालना उससे भी मुश्किल है जितना समुद्री रास्ते पर खुली 81 टन की तोप को संभालना। उसने अपने पुराने दोस्तों की पीठ थपथपाई और उनसे पूछा क्या ठूंठ आसानी से उखड़ रहे थे। उसने मजदूरी और हाथियों के दोपहर के लंबे आराम के मूल अधिकारों के बारे में बेकार की बातें की और इधर उधर घूमते हुए उसने बाघ का मनोबल चूर कर दिया। ये सिलसिला सूरज डूबने तक चला और फिर वह खाने के लिए अपने ठिकाने पर लौट आया। अगर तुम काम नहीं करोगे तो खाओगे भी नहीं, चेहुन ने गुस्से में कहा। तुम एक जंगली हाथी हो, कोई सिखाए पढ़ाए जानवर नहीं। अपने जंगल में वापस चले जाओ। झोंपड़ी के फर्श पर लौटते चेहुन के नन्हे सांवले बच्चे ने दरवाजे के रास्ते में खड़े विशाल साई की ओर अपनी मोटी बाहें फैलाई। मोती गज को अच्छी तरह से पता था कि चेहुन के लिए ये दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। उसने अपनी सूंड के सिरे का एक मोहक फंदा बनाया। वह सांवला बच्चा चिल्लाता हुआ इस पर आ गिरा। मोती गज ने फुर्ती करते हुए उसे खींचा और उसे अपने बाप के सिर के 12 फीट ऊपर लहरा दिया। महासरदार, चेहुन ने कहा, सबसे बढ़िया आटे की 2 फीट बड़ी 12 रोटियां रम में भिगोई हुई अभी अभी तुम्हारे लिए हाजिर होंगी और उसके साथ ताजे कटे 200 पाउंड गन्ने भी। बस उस नादान छोकरे को सही सलामत नीचे उतार दो, वह मेरे लिए मेरा दिल और मेरी जिंदगी भी है। मोती गज ने उस सांवले बच्चे को अपने आगे के पैरों के बीच में आराम से संभाल लिया जो कि चेहुन की पूरी झोंपड़ी को तहस नहस कर सकता था। वह अपने खाने का इंतजार करने लगा। उसने खाना खाया और वह सांवला बच्चा रेंगता हुआ वहां से चला गया। मोती गज ऊँघने लगा और दीसा के बारे में सोचने लगा। हाथी के साथ जुड़े अनेक रहस्यों में एक ये भी है कि उसकी विशाल काया को और किसी भी प्राणी से कम नींद चाहिए होती है। रात में 4 या 5 घंटे काफ़ी होते हैं। 2 आधी रात से ठीक पहले एक करवट पर लेटे हुए, 2 घंटे 1 बजे के ठीक बाद में दूसरी करवट पर लेटे हुए, बाकी के खामोश घंटे खाने, चुलबुलाने और काफ़ी देर तक अपने आप में बुड़बुड़ाने से भरे होते हैं। इसलिए आधी रात को मोती गज अपने ठिकाने से निकल आया क्योंकि उसके मन में यह विचार आया था कि शायद दीसा अंधेरे जंगल में कहीं पड़ा होगा और वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए उस पूरी रात वह झाड़ियों में चीखता चिंघाड़ता और अपने कान फड़फड़ाता घूमता रहा। वहीं स्थित नदी पर भी गया और उस छिछली जगह में जाकर चिल्लाया जहां दीसा उसे नहलाया करता था, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे दीसा नहीं मिल पाया, मगर उसने ठिकाने के सारे हाथियों को परेशान जरूर कर दिया और जंगल में मौजूद कुछ खानाबदोशों को मौत की हद तक डरा दिया। तड़के ही दीसा बागान में लौट आया। वह सचमुच बहुत पिए हुए था। वह अपेक्षा कर रहा था कि छुट्टी की सीमा से ज्यादा रुक जाने के लिए वह परेशानी में पड़ जाएगा। जब उसने देखा कि बंगला और बागान को अभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो उसने एक लंबी सांस ली क्योंकि उसे मोती गज के तेवरों की कुछ तो जानकारी थी। उसने कितने ही झूठे बहाने बनाकर और सलाम ठोकते हुए साथ अपने आने की इत्तिला दी। मोती गज अपने ठिकाने पर नाश्ते के लिए गया हुआ था। उसकी रात की कवायद से उसे भूख लगाई थी। अपने जानवर को बुलाओ, बागान मालिक ने कहा। दीसा हाथियों की उस रहस्यमयी भाषा में चिल्लाया जिसके बारे में कुछ महावतों का मानना है कि वह दुनिया के जन्म के समय चीन से आई थी, जब इंसान नहीं हाथी मालिक थे। मोती गज उस आवाज को सुनकर वहां पहुंच गया। हाथी चौकड़ी नहीं भरते, वे अलग अलग रफ्तार से अपने स्थानों से चलते हैं। अगर कभी हाथी कोई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ना चाहे तो वह चौकड़ी नहीं भर सकता, मगर वह ट्रेन पकड़ सकता है। इस तरह इससे पहले कि चेहुन गौर कर पाता कि मोती गज अपने ठिकाने से चल पड़ा, मोती गज बागान मालिक के दरवाजे पर था। वह खुशी से चिंघाड़ते हुए दीसा की बाहों में आ गया। इंसान और जानवर एक दूसरे पर रोने दुलारने लगे तथा एक दूसरे को सिर से पांवों तक देखने लगे कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। अब हम काम पर लगेंगे, दीसा ने कहा। मुझे उठाओ मेरे बेटे और मेरे आनंद। मोती गज ने उसे उठा लिया और दोनों ठूंठों की तलाश में कॉफी बागान की साफ की जा रही जमीन पर चले गए। बागान मालिक इतना ज्यादा चकित था कि वह चाहते हुए भी बहुत गुस्सा नहीं हो पाया।